कहानी की शुरुआत माँ और बेटे के एक बहुत ही सुंदर सीन से होती है। आना एक सिंगल मदर है और ये छोटा सा प्यारा बच्चा, इसका नाम सियोंग है। सुबह से ही बहुत जोरों की बारिश हो रही है। बारिश कुछ अजीब सी लग रही है, तो इस बारिश के पानी को देखकर सियोंग अपनी मम्मी से जिद करने लगता है कि उसे स्विमिंग करनी है। उसकी माँ उसे किसी तरह समझा बुझाकर रोज की तरह नाश्ता बनाने जाती है। तभी अचानक वो नोटिस करती है कि उसके घर के फ्लोर पर पानी आ रहा है। खिड़की की तरफ देखने पर पता चलता है कि खिड़की से भी पानी अंदर घुसने लगा है। ये देखकर वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है। तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अचानक उसे सुनाई देता है कि बिल्डिंग के माइक पर अनाउंसमेंट हो रही है कि 3 मंजिल तक पानी पहुंच चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सबको ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही एक और बात बताई जाती है कि पूरी बिल्डिंग में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए नेचुरली लिफ्ट बंद हो गई है। ऊपर जाने के लिए सबको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनकर आना बिना देर किए अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त हर तरफ पानी देखकर सियोंग स्विमिंग के लिए अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहा था। चारों तरफ के हालात देखकर आना पहले से ही बहुत टेंशन में थी। ऊपर से सियोंग की ऐसी जिद पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी डांटती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान और कपड़े बैग में भरने लगती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। फोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही हैं? क्या आपके फ्लोर पर पानी घुस गया है? आना जवाब देती है, हाँ। तब वो आदमी कहता है, तो कुछ ही देर में आपका पूरा फ्लोर डूब जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलकर ऊपर के फ्लोर्स की तरफ आइए। मैं ऊपर ही हूँ, मैं आप लोगों को रेस्क्यू करने आया हूँ। और हाँ, अगर आप अपने साथ सामान लाने की सोच रही हैं तो प्लीज उसे वहीं छोड़ दीजिए। ये कहते ही फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद आना बिल्कुल देर नहीं करती और सियोंग की कुछ जरूरी दवाइयां लेकर निकलने के लिए उसे आवाज लगाती है। लेकिन उसे सियोंग कहीं भी नजर नहीं आता। असल में सियोंग को जब उसकी माँ डांटती है या उसका मन खराब होता है तो वो अलमारी के अंदर जाकर छिप जाता है। ये बात आना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो अलमारी खोलकर उसे समझाती है और प्यार से बाहर निकाल लाती है। बाहर आते ही वो एक भयानक मंजर देखती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी। पानी जैसे किसी शैतान का रूप ले चुका है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो सबको निगल जाएगा। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आना हिम्मत नहीं हारती और अपने बेटे को कंधे पर उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां लोगों की लंबी लाइन लगी है। अगर वो लाइन में खड़ी होकर ऊपर जाने का इंतजार करती तो कुछ ही देर में पानी उन्हें बहा ले जाता, इसलिए अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। अचानक उसे याद आता है कि बिल्डिंग में एक और एग्जिट सीढ़ी भी है, इसलिए वो बिना देर किए उस तरफ भागती है। दूसरी तरफ बहुत से लोग पानी की लहरों से लड़ नहीं पा रहे थे और उसमें डूब रहे थे। ऐसे हालात देखकर किसी का भी डर जाना लाजमी है और सियोंग तो अभी बस एक बच्चा है, इसलिए उसकी माँ उसे हिम्मत देने के लिए अलग अलग कहानियां सुनाने लगती। यहाँ तक कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वे दोनों मिलकर सियोंग का पसंदीदा गाना गाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। सच में इसी को माँ का प्यार कहते हैं। खुद अंदर से टूटकर भी बच्चे के लिए चेहरे पर मुस्कान रख सकती है। वे उस सीढ़ी से काफी फ्लोर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी आना देखती है कि आगे की सीढ़ियों पर बहुत सारा पुराना सामान रखा होने की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। उन चीजों को हटाकर ऊपर जाने में बहुत वक्त लगेगा और मेन सीढ़ी से इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है। इधर पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता आ रहा है। जैसे तैसे आना उस सीढ़ी से सियोंग को लेकर ऊपर के फ्लोर पर पहुंचती है। ऊपर पहुंचते ही अचानक उसे सुनाई देता है कि किसी दूसरे फ्लोर से कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो उस आवाज का जवाब देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, देखती है कि सियोंग वहाँ नहीं है। आना बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। एक तरफ इतना सारा पानी और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़। आना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और अपने बेटे को कहाँ ढूंढे। वो पूरी तरह बेबस हो जाती है। फिर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक फ्लैट के अंदर घुस जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है और फिर वो जो देखती है उसे देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। वो देखती है कि पहाड़ जैसी एक दानव जैसी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है और कुछ समझने से पहले ही वो लहर उनकी बिल्डिंग से टकरा जाती है। इसके चलते और भी कई फ्लोर्स पानी के नीचे समा जाते हैं। आना अब पूरी तरह से पानी के नीचे है, फिर भी वो सियोंग को ढूंढना नहीं छोड़ती। पानी के अंदर ही तैरते हुए वो पागलों की तरह एक कोने से दूसरे कोने तक अपने बच्चे को तलाश रही है। उस वक्त आना खुद को बेबस और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। काफी देर तक पानी में ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सियोंग मिल जाता है, लेकिन तब तक छोटा सियोंग बेहोश हो चुका था। आखिर एक बच्चा कितनी देर पानी के नीचे रह सकता है? आना किसी तरह अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा किसी भी तरह खुल नहीं रहा। इधर काफी देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से आना भी अब अपनी सांस नहीं रोक पा रही थी। वो खुद भी बीमार सा महसूस करने लगी है। उसे लग रहा है कि बस अब सब खत्म होने वाला है। ठीक तभी एक आदमी आकर उन दोनों को खींचकर ऊपर ले जाता है और उनकी जान बचाता है। ऊपर जाने के बाद वो सियोंग के सीने और पेट को दबाकर पानी बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। सियोंग बहुत डर गया था, इसीलिए अपनी माँ को देखते ही वो रोने लगता है। इधर वो आदमी एक वीडियो के जरिए अपने ऑफिस में रिपोर्ट करता है कि उसने आना और उसके बच्चे को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। अब तक आपको लग रहा होगा कि इतने सारे लोगों के बीच ये आदमी सिर्फ आना को ही बचाने क्यों आया। जब आना उस आदमी से उसकी पहचान पूछती है तो वो बताता है कि उसे डार्विन कंपनी ने भेजा है। वो उस कंपनी की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और उसका नाम हीजो है। इसके बाद जब हीजो उन्हें लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था तब आना उससे पूछती है, बाहर का पानी इतना नमकीन क्यों है? मुझे तो लगता है कि ये कोई मामूली बारिश नहीं है। तभी हीजो उसे बताता है कि बारिश तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो बाढ़ आई है वो समंदर का पानी है। असल में अंटार्कटिका में एक उल्का पिंड गिरा है जिसकी वजह से सारी बर्फ पिघल गई है और ये बाढ़ आई है। आना पूछती है क्या इस बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता था? हीजो बताता है कि साइंटिस्ट को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उनके पास इस सिचुएशन को संभालने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वे बेकार में लोगों को बताकर अफरा तफरी या डर का माहौल नहीं बनाना चाहते थे। और हाँ, आज शायद इस दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है, सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हीजो की बातें सुनकर आना परेशान हो जाती है और पूछती है, अगर दुनिया खत्म ही होने वाली है तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हीजो आना से कहता है, आप भले ही खुद को डार्विन कंपनी की एक मामूली मैनेजर समझती हो, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपकी कंपनी में एआई के लिए जो इमोशन इंजन तैयार किया जाता है उसे सिर्फ आप और आपके बॉस ही बना सकते हैं। सुबह से आपके बॉस और उनकी बेटी का कहीं पता नहीं है। शायद वे अब तक पानी में डूब चुके होंगे, इसलिए अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। हमने ऑलरेडी लेबोरेटरी में इंसानी शरीर तैयार कर लिए हैं, लेकिन उस बॉडी में इमोशन सिर्फ आप ही डाल सकती हैं, क्योंकि आज दुनिया के सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए दोबारा धरती पर इंसान बसाने के लिए भी हमें आपकी जरूरत है। इसीलिए आपको ले जाने के लिए बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर भेजा गया है। तो इन सब बातों के बीच टेंशन में डूबे हुए वे कुछ और फ्लोर ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी अचानक सियोंग अपनी माँ से कहता है कि उसे टॉयलेट आया है। हीजो ये जानकर उन्हें एक फ्लैट के अंदर ले जाता है। उस फ्लैट में हीजो और आना की बातचीत के दौरान आना हीजो का फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है ताकि उनका हालचाल जान सके। उसकी माँ उसे कहती है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारे बारे में मत सोचो, अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। ये बात बोलते ही फोन के दूसरी तरफ से एक जोरदार लहर की आवाज आती है और
और लाइन कट जाती है। आना को समझते देर नहीं लगती कि उसने अपने मम्मी पापा को हमेशा के लिए खो दिया है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, क्योंकि इस वक्त टूटने से काम नहीं चलेगा। वो पूरी दुनिया के साथ साथ अपने बच्चे को बचाने की जंग लड़ रही है। तभी आना और हीजो नोटिस करते हैं कि फ्लैट की गैस पाइप लीक हो गई है। एक और नए खतरे को भांपते हुए आना सियोंग को गोद में लेती है और वे तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन बाहर इससे भी बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। एक तरफ बिल्डिंग के चारों ओर पानी ही पानी और आंखों के सामने डूबते हुए सैकड़ों लोग, दूसरी तरफ वे जिस ओर जाने की कोशिश कर रहे थे वहीं गैस लीकेज की वजह से बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। ये नजारा किसी कयामत से कम नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर हीजो सीढ़ियों से ऊपर जाने की उम्मीद छोड़ देता है और बालकनी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर हीजो आना से कहता है, आप अपने बेटे को मुझे पकड़ा दीजिए। आना अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे हीजो की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डरा हुआ छोटा सियोंग अपनी मां को छोड़कर किसी और के पास जाने को तैयार नहीं था। काफी मशक्कत के बाद वो सियोंग को हीजो तक पहुंचा तो देती है, पर खुद को संभाल नहीं पाती। उसका पैर फिसलता है और वो सीधे नीचे गहरे पानी में जा गिरती है। लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानती। किसी तरह तैर कर वो फिर से एक फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब वो उस फ्लोर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो लिफ्ट के पास जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बंद पड़ी है। इसी बीच उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है, जो इस मुसीबत का फायदा उठाकर अपार्टमेंट्स में चोरियां कर रहे हैं। क्या अजीब हालत है, जहाँ लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। खैर, आना लिफ्ट में फंसे बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और तेज लहर आकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देती है। ऐसे हालात में अचानक उसकी आंखों के सामने उस काली रात की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वो सियोंग और उसका पति कार एक्सीडेंट की वजह से पानी में डूब गए थे। उस दिन वो सियोंग को तो बचा पाई थी, पर अपनी आंखों के सामने अपने पति को खत्म होते देखा था। कैसी किस्मत है, उस रात भी पानी था और आज भी वो पानी के नीचे है। और सियोंग खतरे में अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो फिर से ऊपर के फ्लोर्स की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह वो 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जाना है बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर। तभी हिजो उसके सामने आता है और बताता है कि सियोंग बहुत बीमार हो गया है। ये सुनकर आना पागलों की तरह अपने बेटे की तरफ भागती है। असल में सियोंग का शुगर लेवल गिर गया है। आना को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि खुद को और बच्चे को बचाने के चक्कर में वो काफी पहले ही पानी के नीचे सियोंग की दवाइयां खो चुकी है। आना सियोंग को लेकर भागने लगती है। तभी हिजो पीछे से कहता है, आप इतनी पागल क्यों हो रही हैं? सियोंग को लेकर इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? आप तो जब चाहें सियोंग की एक कॉपी बना सकती हैं। उसके सारे इमोशंस आपके पास हैं, उसके पूरे ब्रेन का बैकअप भी आपके पास है। अब खामखा इसके पीछे वक्त बर्बाद करने से हमें कोई फायदा नहीं है। एक तरफ बच्चे की ये हालत और दूसरी तरफ हीजो की ऐसी अजीब बातें सुनकर आना को बहुत गुस्सा आता है। वो भागते हुए अपने बेटे को लेकर एक फ्लैट में जाती है। जैसे तैसे कुछ चीजों को मिलाकर एक दवाई तैयार करती है और सियोंग को पिलाती है, जिससे थोड़ी देर में सियोंग की हालत सुधरने लगती है। मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि जब आना सियोंग के कपड़े साफ कर रही होती है तो उसे अचानक बाहर धूप चमकती हुई दिखती है। ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है और उसके मन में उम्मीद की किरण जगती है। वो हीजो से कहती है, देखो धूप निकल आई है, शायद अब सारा खतरा टल गया है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हीजो इस बात पर कुछ नहीं कहता। वो आना को जो बताता है उससे उसका दिल फिर से टूटकर बिखर जाता है। हीजो कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, हमारा प्लान बदल गया है। फिलहाल अंतरिक्ष में जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहाँ सियोंग को नहीं ले जाया जा सकता। आना गुस्से और दुख में कहती है, तुमने ये बात जानबूझकर मुझसे छिपाई, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर मुझे ये पहले पता चल जाता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। इन बातों के बीच सूरज फिर से डूब जाता है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। तभी उनकी नजर एक विशाल लहर पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस लहर से बचने के लिए वे पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो राक्षस जैसी लहर कुछ ही पलों में और भी कई फ्लोर्स को डुबो देती है। किसी तरह वे तीनों ऊपर की मंजिलों तक पहुंचते हैं। वहां आना देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत लेबर पेन से तड़प रही है। वो औरत और उसका पति आना से मदद मांगते हैं, लेकिन आना मजबूर है। वो इस वक्त किसी भी तरह उनकी मदद नहीं कर सकती। जब वो सियोंग को लेकर ऊपर जा रही थी तब सियोंग पूछता है, मम्मी उस आंटी को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है? छोटे से सियोंग के इस सवाल पर उसकी माँ कहती है, वो आंटी माँ बनने वाली है, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। तब सियोंग पूछता है, मम्मी जब मैं हुआ था तब क्या आपको भी ऐसा ही दर्द हुआ था? बच्चे का ये मासूम सवाल आना के सीने में तीर की तरह चुभता है। उसे बहुत दुख होता है और वो हीजो के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो गिड़गिड़ाते हुए उससे विनती करती है, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मेरे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूंगी, बस उसे मेरे साथ रहने दो। इतना छोटा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर हिजो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जो ऑर्डर मिला है मुझे वही करना होगा। ये कहकर वो छत पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि रेस्क्यू टीम पहले से ही पहुंच चुकी है। वहां जाकर आना को पता चलता है कि उसे जहां ले जाने की बात कही गई थी वो पूरी तरह झूठ था। रेस्क्यू टीम के लोग आना से सियोंग को छीन लेते हैं। आना बहुत मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद अचानक रेस्क्यू टीम के दो लोग हीजो को गोली मार देते हैं और तब टीम का लीडर एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि आना के अलावा यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। आना अब समझ जाती है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए वो आखिरी बार सियोंग को गले लगाकर प्यार करती है। अब सवाल ये है कि उन्होंने सियोंग को क्यों रोक रखा है और आना को कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में आना स्पेस की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देती है। मूवी में दिखाया जाता है कि पूरा शहर पानी में डूब रहा है और ठीक उसी समय किसी ग्रह के टूटे हुए हिस्से आना के रॉकेट की तरफ तेजी से आ रहे हैं। मूवी के इसी सीन में हमारे सामने आता है सबसे बड़ा असली ट्विस्ट। हम देखते हैं कि आना अपने उसी अपार्टमेंट में सोकर उठ रही है। बाहर सिर्फ पानी ही पानी है। मतलब ये वही सीन है जो हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है, पर मैं सब क्लियर कर दूंगा। तो नींद खुलने के बाद आना देखती है कि उसके पूरे घर में पानी घुस गया है। सिक्योरिटी रूम से अनाउंसमेंट हो रही है कि जल्दी ऊपर के फ्लोर्स पर जाए। ठीक तभी आना के फोन पर हीजो का कॉल आता है। हीजो उसे छत पर आने को कहता है क्योंकि उनके लिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है और आज वे सियोंग को भी साथ ले जाएंगे। जब वो फोन पर बात कर रही थी तब सियोंग बार बार अपनी माँ को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था।
वो कह रहा था कि उसने सपने में कुछ देखा है और जो देखा है उसकी फोटो बनाई है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आना उस पर ध्यान नहीं देती। वो फटाफट बाहर निकलने की तैयारी करती है। पिछले बार की तरह आज भी सियोंग बाहर निकलने से पहले अलमारी में छिप गया था। उसकी माँ उसे ढूंढ निकालती है और कहती है कि वो अब से अपनी माँ की सारी बात माने और अगर कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहे तो वो ना जाए। लेकिन तभी सियोंग अपनी माँ से एक अजीब सवाल करता है। वो पूछता है, मम्मी काफी दिनों से मेरी उम्र 6 साल ही क्यों है? मेरी उम्र बढ़ क्यों नहीं रही? हर रोज मेरी उम्र 6 साल ही क्यों रहती है? आना को इन बातों का कोई सिर पैर समझ नहीं आता, इसलिए वो बिना देर किए सियोंग को कंधे पर उठाकर छत की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन पिछली बार जब हीजो ने आना को आवाज दी थी तब उसने जवाब दिया था, पर इस बार वो हीजो की पुकार पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो हीजो को इग्नोर करके सियोंग को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी एक विशाल लहर सबको बहा ले जाती है। लहर की चपेट में आकर बहुत से लोग मारे जाते हैं और कई बह जाते हैं। आना और सियोंग पानी में डूब तो जाते हैं पर किसी तरह फिर से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर आकर वो सियोंग को खो देती है। सियोंग को न पाकर आना उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि शायद सियोंग पानी में गिर गया है, इसीलिए वो पानी के अंदर उसे तलाशने लगती है। जब आना सियोंग को ढूंढ रही थी तभी एक तैरती हुई कार आकर उसे जोर से टक्कर मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीजो आना को रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार आना की टी शर्ट पर 497 लिखा था और अब वो बदलकर 787 हो गया है। जब आना दोबारा सियोंग को ढूंढने जाना चाहती है तो हीजो उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि सियोंग ऊपर के फ्लोर पर है। आना को समझ नहीं आ रहा कि सियोंग उससे इस तरह भाग क्यों रहा है, जबकि वो तो अपनी माँ के बिना कुछ जानता ही नहीं। इधर हीजो सियोंग को ढूंढने से रोकता है तो आना को बहुत गुस्सा आता है। वो हीजो से बंदूक छीन लेती है, लेकिन तभी अपार्टमेंट में गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में आना जख्मी हो जाती है, पर इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि हीजो ने आना को फिर से बचा लिया है, लेकिन अब उसकी टी शर्ट पर 193 लिखा हुआ है। आना तभी हीजो के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर पानी में कूद जाती है और सियोंग को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी लिफ्ट के सामने पहुंच जाती है जहां पिछली बार उसने एक लड़की के रोने की आवाज सुनी थी। आना को एहसास होता है कि वो लड़की वहां फंसी हुई है। उसे याद आता है कि यही सेम चीज उसके साथ पहले भी हो चुकी है, पर उस बार वो लड़की को बचा नहीं पाई थी, इसलिए इस बार वो उसे बचाने की और भी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर से नाकाम रहती है। और हम देखते हैं कि आना धीरे धीरे पानी के नीचे डूब रही है। अगले सीन में आना फिर से उसी लिफ्ट के सामने उस लड़की को रेस्क्यू करती हुई दिखती है, लेकिन अब उसकी टी शर्ट पर 4007 लिखा है। इस बार बहुत कोशिशों के बाद आना उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है। वो लड़की को एक बुजुर्ग कपल के पास पहुंचा देती है क्योंकि वो उनकी ही पोती है। अब सवाल ये है कि आना को कैसे पता चला कि यही उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आना उस लड़की से पूछती है, क्या तुमने सियोंग को कहीं देखा है? लड़की जवाब देती है, जब मैं लिफ्ट में फंसी थी तब मैंने 2 लोगों को सियोंग से बात करते सुना था। आना उसकी बात सुनकर आगे बढ़ती है तो उसे वहीं 2 लड़के मिलते हैं जो चोरी कर रहे थे। आना ने इन्हें पिछली बार भी देखा था। उन लड़कों के साथ उसकी हाथापाई होती है, तभी हीजो आकर उन लड़कों को पीटना शुरू कर देता है। जब उनसे सियोंग के बारे में पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि उन्होंने सियोंग को देखा जरूर था पर उसे मारा नहीं। हीजो गुस्से में आकर उन्हें पानी में फेंक देता है। इसके बाद आना जब फिर से सियोंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो हीजो उसे रोककर कहता है कि कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाएगी और वे ही सियोंग को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन आना उससे रिक्वेस्ट करती है कि रेस्क्यू टीम के आने से पहले वे खुद सियोंग को ढूंढे। आना के बात करने के अंदाज से हीजो को कुछ शक होता है क्योंकि आना उससे ऐसे बात कर रही है जैसे उसे बहुत पहले से जानती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आना एक दीवार पर पेंट से कुछ ड्रॉ कर रही है, पर इस बार भी नोटिस करने वाली बात यह है कि उसकी टी शर्ट पर 7793 लिखा है। अब आना ऊपर के फ्लोर पर जाती है तो देखती है कि उस प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है। ये देखकर आना अपना कोट उतारकर उस महिला को दे देती है। वहाँ से जाते वक्त आना सुनती है कि वो महिला अपने पति से कह रही है कि उसने सपने में देखा था कि पूरा शहर सुनामी में बह गया है, लेकिन वे बच गए हैं। ये सुनकर आना को याद आता है कि सुबह सोकर उठने के बाद सियोंग ने भी उससे कहा था कि उसने सपने में कुछ देखा है और उसने उसे अपने टैब पर ड्रॉ करके आना के फोन पर भेज दिया था। आना जैसे ही अपना मोबाइल चेक करती है वो तस्वीरें देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहली बार जब सियोंग बेहोश हो रहा था तब उसने आखिरी जो मंजर देखा था उसे ड्रॉ करके अपनी माँ के फोन पर भेजा था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने वही सेम फोटो एक बार नहीं बल्कि हजारों बार भेजी थी। कहानी अब पूरी तरह से टाइम लूप और पैरेलल रियलिटी की तरफ इशारा कर रही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन हजारों तस्वीरों और टी शर्ट पर बदलते नंबर्स का असली राज क्या है? आना अब समझ जाती है कि सियोंग क्यों उसे बार बार बोल रहा था कि उसकी उम्र 6 साल पर क्यों रुकी हुई है। तभी आना लास्ट फ्लोर की अलमारी में सियोंग को ढूंढने जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। उसी वक्त डार्विन टीम के लोग और हीजो आकर दवा के जरिए आना को बेहोश करने की कोशिश करते हैं। बेहोश होने से पहले आना हीजो से कहती है, छत पर ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुमसे मेरी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि आना की टी शर्ट पर 13,417 लिखा हुआ है। ये बात हीजो के मन में शक पैदा कर देती है, इसलिए वो अपनी ही टीम के लोगों को वहीं मार देता है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन देकर आना को होश में लाता है। होश में आते ही आना इस कहानी का असली ट्विस्ट रिवील करती है। डार्विन रिसर्च सेंटर काफी समय से सिंथेटिक ह्यूमन बॉडी बनाने के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वे 3D मॉडल के जरिए ऐसी बॉडीज बनाते हैं जो इंसानों की तरह सब कुछ कर सकती हैं, यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देना भी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर गुस्सा, दुख या प्यार जैसे कोई इमोशंस नहीं थे। इसलिए आना और उसके बॉस ने इमोशन इंजन पर काम शुरू किया था। इसके लिए 2 चीजों की जरूरत थी, एक टेस्ट सब्जेक्ट और दूसरा टेस्ट सैंपल, क्योंकि एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्यार और जिम्मेदारी से ही इमोशन पैदा होता है। इसलिए उन्होंने 2 आर्टिफिशियल बॉडीज बनाई। उन दोनों में से एक सियोंग है। इसका मतलब है कि सियोंग कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक ह्यूमन बॉडी है और आना उसकी बायोलॉजिकल मां नहीं है। इसीलिए उस दिन जब सियोंग ने प्रेग्नेंट औरत को देखकर आना से पूछा था कि क्या उसे जन्म देते वक्त आना को भी इतना ही दर्द हुआ था, तब आना उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसने सच में सियोंग को जन्म नहीं दिया था। शुरुआत में आना सियोंग की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पति की मौत के बाद वो सियोंग पर टेस्ट पूरा किए बिना ही उसे डार्विन सेंटर वापस करना चाहती थी, क्योंकि सियोंग को बचाने के चक्कर में ही उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। उनका काम बस एक तय समय तक इन टेस्ट्स के जरिए डाटा कलेक्ट करना था और फिर उसे रिसर्च सेंटर भेजना था। उनका प्लान था कि इसी डाटा से वे इमोशन इंजन को प्रमोट करेंगे और बाद में उस AI इमोशन को सिंथेटिक बॉडीज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पूरा काम खत्म होने से पहले ही उन्हें पता चला कि अंटार्कटिका में एक विशाल एस्टेरॉइड टकराने वाला है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक महासुनामी आएगी जो मानव जाति का नामो निशान मिटा देगी। समय कम होने की वजह से डार्विन लैब से सियोंग का डाटा कलेक्ट
करने के लिए लोग भेजे जाते हैं और रिसर्च के लिए आना को भी उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन जाने के वक्त जब उनका स्पेस शिप एस्टेरॉइड के टुकड़े से टकराकर तबाह हो जाता है तो आना बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मौत को करीब देखकर आना एक बड़ा फैसला लेती है, क्योंकि टेस्ट सैंपल तो मिल चुका था लेकिन टेस्ट सब्जेक्ट नहीं मिला था, इसलिए वो खुद एक मां के तौर पर इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस फैसले के बाद उसकी मेमोरी को एआई सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर सियोंग को उसे छिपा दिया जाता है। पूरा सेटअप इस तरह किया जाता है जहां आना का काम होगा हर खतरे और रुकावट को पार करके सियोंग को ढूंढ निकालना। जिस दिन वो सियोंग को ढूंढ लेगी उसी दिन इमोशन इंजन का काम पूरा होगा, और जब तक वो उसे नहीं ढूंढ पाती ये सिस्टम बार बार रिफ्रेश या रिस्टार्ट होता रहेगा। मतलब कहानी हर बार उसी सुनामी वाले दिन से फिर से शुरू होगी। इसीलिए हमने इस मूवी में सुनामी वाले दिन को बार बार रिपीट होते देखा है। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है ये जानने के लिए आना की टी शर्ट का नंबर बार बार बदलता रहता है, क्योंकि वो एक बार भी सियोंग को नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन वो सियोंग को क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। खैर ये सब जानने के बाद ही जो डिसाइड करता है कि वो आना की हेल्प करेगा, लेकिन वे जितनी बार भी कोशिश करते हैं उतनी बार उनका सामना सिक्योरिटी टीम से होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इसी तरह डिजाइन किया गया है। हजारों बार की कोशिशों के बाद वे दोनों प्लान बनाते हैं कि सिक्योरिटी टीम से लड़ने के बजाय वे उल्टे रास्ते से छत पर जाएंगे। काफी मशक्कत के बाद आना अकेले 30वीं मंजिल की छत पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे एक पुरानी अलमारी दिखती है और इसी अलमारी के अंदर सियोंग अपनी मां का इंतजार कर रहा था। आना अपनी गलती मानती है और पिछली बार सियोंग को छोड़कर जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सियोंग उसे बताता है कि आना ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। दरअसल हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त आना ने उसके कान में कहा था कि वो इस अलमारी में छिपकर उसका इंतजार करें। इसीलिए सिस्टम जितनी बार रिस्टार्ट हुआ सियोंग हर बार यहीं आकर छिप जाता था। तभी वहां सिक्योरिटी टीम पहुंच जाती है और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ती दिखती है। आना सियोंग को पानी में कूदने के लिए कहती है और खुद टीम के लोगों से लड़ने लगती है। काफी देर लड़ने के बाद वो भी पानी में छलांग लगा देती। हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक माँ अपनी पूरी जान लगा रही है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। सच में माँ का एहसास ही कुछ अलग होता है, फिर चाहे वो सिंथेटिक बॉडी हो या हार्ट मांस का शरीर। सियोंग ने अपनी जिंदगी में पहला शब्द माँ ही बोला था। अचानक एक लहर उनसे टकराती है, लेकिन माँ और बेटा मरते नहीं है बल्कि एआई इमोशन इंजन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सुनामी रुक जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।